नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो सी-टेट का जो एग्ज़ाम है या फिर कोई भी अन्य टेट का एग्ज़ाम, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इनमें क्वेश्चन यहाँ पर जो है आ चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और जब आपने यहाँ पर सी-टेट वाला फॉर्म जब फिल किया होगा तो उसमें दो ऑप्शन आपके पास आए होंगे, लैंग्वेज 1 और 2। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर पहले में हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर संस्कृत, तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, तो हिंदी या फिर संस्कृत। क्योंकि एक जो है कमेंट आया था तो उसमें पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा लेना है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले में चाहे संस्कृत लो या फिर हिंदी लो, लेकिन लेने दोनों में अलग अलग है। अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं तो आपका ही नुकसान है इसमें, तो हिंदी अच्छी है, क्योंकि हिंदी में आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत जैसे आप ले सकते हैं, तो कोई से में भी लो, पहले में हिंदी या संस्कृत। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर पद्यांश जो है ये आ जाते हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन जो आपने फिल करने हैं, और क्वेश्चन आप तभी इनमें से फिल कर पाएंगे अगर आपको जो पद्यांश है इनके बारे में पता होगा कि किस पद्यांश में क्या कहा गया है। आगे इनमें से क्वेश्चन छाटने आएंगे, और अगर आप इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो दोबारा से आपको जो पद्यांश पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी में से ही आपको जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो पहला जो यहाँ पर पद्यांश इसमें क्या कहा गया है कि अश्वनाम लक्षणम वेग है, गजनाम लक्षणम मद है, चातुर्यम लक्षणम स्त्रीनाम, उद्योग लक्षणम नृणाम। अश्व कौन होता है? घोड़ा। घोड़ा का जो लक्षण है, चिन्ह है, वो क्या होता है? घोड़े का जो लक्षण है वो है तेजी से चलना। तो घोड़ा किस लिए जाना जाता है? अपने तेज वेग के लिए, मतलब तेज चलने के लिए, तेज चाल के लिए। गजनाम लक्षण मद है, और जो हाथी जो होता है इनका लक्षण क्या है? मदमस्त, मतलब अहंकारी होना। चातुर्यम लक्षणम स्त्रीनाम, और स्त्रियाँ जो होती हैं उनका चतुराई क्या है? लक्षण है। और उद्योग लक्षण नृणाम, और मनुष्य का जो है लक्षण क्या है? उद्योग करना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो जिसका लक्षण है वो दिखाए गए हैं। जैसे घोड़ा किस काम के लिए जाना जाता है? तेज दौड़ने के लिए। हाथी अहंकार के लिए, स्त्री चतुरता के लिए, और मनुष्य उद्योग करने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार से जो दूसरा है यहाँ पर, ज्ञानम छिदंती शास्त्राणी न दहती पावक है, न च एनम कलदंताप्य है, न शोषति मारुत है। न च एनम छिदंती शास्त्राणी, कि शास्त्र इसको काट नहीं सकते हैं, न दहती पावक है, आग इसको जला नहीं सकती है, न च एनम कलदंताप है, और जल इसको गिला नहीं कर सकता, और न शोषति मारुत है, और हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो इस प्रकार से जो आत्मा जो उनके बारे में जो इसमें बताया गया है, आपने जो गीता जो है, गीता में जो उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, तो आत्मा के बारे में जो उसमें बताया गया था कि आत्मा जो होती है उसे न तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई उसको जला सकता है, ना कोई पानी उसे गीला कर सकता है, और न ही हवा उसे सुखा सकती है। तो आत्मा जो उसके बारे में बताया गया था ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्षमा शस्त्रम करेयस्य दुर्जनम किम करिष्यति, अतीर्णे पतित वहनी से में उपशमित ही। क्षमा शस्त्रम करेयस्य है कि क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है, दुर्जनम किम करिष्यति, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है? कर मतलब हाथ, कि क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? अतीर्णे पतित वहनी से में उपशमित ही, और आग जो होती है जब तक उस पर घास न डाला जाए तब तक वो क्या है? अपने आप ही शांत हो जाती है, जब तक कि उस पर घास न डाला जाए। मतलब जैसे कहीं पर आग लग रही है, अगर आप उस पर कोई घास फूस नहीं डालते हैं तो क्या है? अपने आप ही थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। अगर उस पर आप घास डालोगे तो वो क्या है? और तेज हो जाएगी। तो क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा? और अतीर्णे पतिते वहनी, आग पर जब तक आप घास नहीं डालोगे तो वैसे में ही शांत हो जाएगी। अजीर्णे भैष्यम वारी जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजने अमृतम वारी भोजनांते विष प्रदम।
तो यहाँ पर भी जो जल जो है उनके बारे में बताया गया है कि कैसा जल अच्छा होता है। तो अजीर्ण भेषजम वैरी, अपच जो होती है उसके समय पानी एक औषधि के समान होता है। अजीर्ण भेषजम वैरी, वारी क्या होता है? जल। जल जो है अपच वाले व्यक्ति के लिए औषधि का काम करता है। जीर्ण वारी बलप्रदम, और भोजन जीर्ण वारी बलप्रदम, और जीर्ण व्यक्ति के लिए क्या है? बलशाली होता है। मतलब भोजन पचने के बाद। भोजने अमृतम वारी, और भोजन के मध्य में पिया गया जल अमृत के समान होता है। भोजनांति विषप्रदम, और भोजन के बाद कैसा हो जाता है? विषैला हो जाता है। तो इसलिए जो यहाँ पर इसमें कहा गया है, अपच के समय पानी दवाई का काम करता है। भोजन पचने के बाद पिया हुआ जल शक्ति प्रदान करता है। मतलब जैसे ही आपको सुना भी होगा कि जो भोजन करने के बाद या कम से कम 2 घंटे बाद या 1-1.5 घंटे बाद ही जल पीना चाहिए। और भोजनांते अमृतम वारी, भोजन के बीच में पिया गया जल क्या है? अमृत के काम करता है। थोड़ा, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। और भोजनांते विषप्रदम, और भोजन के अंत में जो जल पीता है, जैसे भोजन किया और एकदम से जा उसके ऊपर पानी पी लिया, तो हमारी जो पेट की जो आग होती है वो शांत हो जाती है, तो वो सही से काम नहीं कर पाती है, तो विष का काम करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जल जो है उसके लाभ यहाँ पर बताए गए थे। और उसके बाद है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो प्रेम के यहाँ पर जो 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति देना, प्रतिगृह्णाति मतलब ग्रहण करना या लेना कह सकते हैं, गुह्यम आख्याति गुड़ बात जो होती है उसको बताना, पृच्छति पूछना, भुंक्ते खाना, भोज्यते खिलाना। इस प्रकार से 6 ज्याय प्रेम के लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद है विकृतिम न एव गच्छन्ति संग दोषेण साधु हैं, आवेष्टितम महासर्पे चंद्रम न विषायते है। तो यहाँ पर जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, साधु लोग, उनके बारे में बताया गया है कि जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके विकार जो उनके साथ नहीं जाते हैं। विकृतिम न एव गच्छन्ति संग दोषेण मतलब जो साधु व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी हो तो उसका भी जा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आविष्टितम महासर्पे चंद्रम न विषायते, जैसे चंदन का पेड़ जो होता है उस पर हजारों की संख्या में सांप जाओ लिपटे होते हैं, तो लेकिन फिर भी वह अपने जो विष को धारण नहीं करता है, फिर भी जो सांप का जो विष है उसको चंदन का पेड़ धारण नहीं करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो साधु व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति उनके बारे में बताया गया है कि अगर साधु अच्छे व्यक्ति जो उनके साथ कोई दुष्ट व्यक्ति भी लग जाता है तो भी उनके दोष को वो ग्रहण नहीं करता है। जैसे चंदन का पेड़ है उस पर हजारों की संख्या में सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन का जो पेड़ है वो विषैला नहीं होता, विष को धारण नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो पद्यांश आए हैं, और इन्हीं में से अब आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है उनको फिल करना है। तो जिसमें जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, उद्योग है केशाम लक्षणम। उद्योग जो है ये किन का लक्षण है? जैसा कि हमने पहले ही पद्यांश आया था, अश्वनाम स्त्री नाम गजनाम या निर्नाम। तो उद्योग करना किन का लक्षण था? जो ऑप्शन डी वाले हैं, निर्नाम मनुष्य का। अर्थात जो उद्योग जो है पुरुषों का लक्षण है। और अब एग्जाम में यहाँ पर जो निर्नाम है इसमें विभक्ति भी आ जाती है क्या? जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, रामाणाम बनता है उसमें रामाणाम। तो इसी प्रकार से नृनाम है, स्त्री नाम है, अश्वनाम है, गजनाम है। तो इस सारे, और कौन सी विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति में है। और कौन सी विभक्ति? बहुवचन में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अश्वनाम, गजनाम, स्त्री नाम ये सभी बने हैं, घोड़ों का, हाथियों का, स्त्रियों का। ये विभक्ति चिन्ह है का के की वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपह पदस्य पर्याय भवति। तो इसमें जो नैनम छिदन्ति शास्त्राणी वाला हमने जो पद्यांश किया था उसमें एक शब्द आया था ये वाला आप है। तो इसका जो पर्यायवाची है वो आपने बताना था, कौन सा है? घट है, पट है, सर है या फिर जलम। तो आप है पद का पर्याय क्या है? और इसका जो है ऑप्शन डी वाला है जलम। पट कपड़ा होता है, ये घड़ा है, ये सरोवर है, तो आप का क्या होगा? जल।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके अर्थ भी आगे बताए गए हैं। घट है घड़ा, पट कपड़ा, सर तालाब या सरोवर। नेक्स्ट आ जाता है तृतीय श्लोक है अग्निहिति प्रदस्य स्थानीय का शब्द प्रयुक्त है। तीसरा जो श्लोक आया था इसमें एक अग्नि जो शब्द आया था। तो ये जो अग्निहेश के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं? वस्त्रम, वहनी, शिरस्त्राणाम या फिर काष्ठम। तो इसके स्थान पर कौन सा प्रयोग हो सकता है? और इसमें जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो अग्नि जो है इसकी जगह पर हम वहनी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, यही इसका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्त्रम क्या होता है? कपड़ा, और शिरस्त्राणाम गर्दन का ऊपरी हिस्सा या सिर की रक्षा करना, और काष्ठ क्या होती है? लकड़ी होती है। तो काष्ठम लकड़ी का टुकड़ा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा भोजनांते किम विस्पर्धम। भोजन के बाद में क्या विष के समान माना गया है? वारी, पयः, फलम या मिष्ठानम। फल, मिष्ठान मतलब कोई भी मीठे पदार्थ, और या दूध वगैरह या जल। तो ये है ऑप्शन ए वाला। तो जल जो है यहाँ पर एकदम से भोजन करने के बाद अगर कोई पीता है तो विष के समान काम करता है। तो भोजन से पहले जल अमृत के समान है और भोजन के बाद विष के समान है। फलम का अर्थ फल, जो भी आप फल लगा सकते हैं कोई सा भी। पय का मतलब दूध से, और मिष्ठान जो मीठे पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रीतेः लक्षणम कथविधम। ये जो प्रीति जो है इसके लक्षण बताए गए थे। तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, परीक्षति, भुंक्ते, भोज्यते। तो ये जो लक्षण थे तो इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी जो संख्या थी ऑप्शन ए वाले, तो ये 6 प्रकार के बताए गए थे। उसके बाद है प्रीतेः लक्षणम कतिविधम। तो अभी किया शायद हमने, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो कितने हैं? षड्विधम। तो जैसे इसमें था ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, भुंक्ते, भोज्यते, पृच्छति। तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है संग दोषेन विकार है कुत्र न भवति। संग मतलब साथ रहने से दोष विकार नहीं होता है। किन में नहीं होता है? फूलों में, फलों में, पत्रों में, पत्तर मतलब पत्ते, या साधु में। तो साथ रहने से उनमें कोई विकार नहीं होता है, और जो ऑप्शन सी वाला है। तो जो साधु व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी हो तब भी उनके ऊपर कोई असर उसका नहीं होता है। विकृतिम नैव गच्छन्ति संग दोषेन साधवः वैश्चितमा सर्पे चंद्रम न विषायते है। तो संगति दोष से सज्जनों में विकार नहीं होते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष में बड़े बड़े जो सांप है वो लिप पड़ने से उसके अंदर विष प्रवेश नहीं करता है, विष का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है अधोलिखित श्लोकानां पठित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर यह जो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पैडागोजी है उससे भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ये फिर पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। जैसे है तृतीय कक्षाएँ शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्ध उच्चारणे ध्यानम ददाति एवं साकिम विकसितुम इच्छति। तीसरी कक्षा की जो शिक्षिका है वह प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण में ध्यान देती है। तो ऐसा साकिम विकसितुम इच्छति, ऐसा वह क्या करना चाह रही है? अर्थबोध, संशक्ति, शुद्धताम या धारा प्रवाहितम। तो अगर तृतीय कक्षा की शिक्षिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान दे रही है कि बच्चा सही उच्चारण कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उनकी शुद्धता की जांच कर रही है। तो ऑप्शन सी जो इसमें रहेगा। तो शुद्धता जो है उसके बारे में वो परख कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। फाइन मोटर स्किल कह सकते हैं आप। अधोलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता। आरोहणे, लेखने, कूर्दने या फिर पठने। तो यहाँ पर जो इनमें कौन सा माना गया है? और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता जो यहाँ पर लेखन का जो काम है इसमें मानी गई है कि लेखन कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशल की अधिक आवश्यकता होती है।
और सूक्ष्म पेशीय कौशल वह कौशल होता है जो लेखन की प्रामाणिकता और कुशलता पर निर्भर करता है, और इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति कौशल को भी परखते एवं समझते हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने इस कौशल को छात्र पेशीय कौशल माना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिपुष्टि आस्ति। ये जो फीडबैक जो होती है ये क्या होती है प्रतिपुष्टि। कई बार क्या होता है, जैसे हिंदी में कोई शब्द हमें समझ में नहीं आता है, तो अगर आप समझ में नहीं आता तो एक बार जो इंग्लिश भी उसमें दी गई होती है तो उस पर भी आप जरूर नज़र मार सकते हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम इंग्लिश में पता होता है और हिंदी में हमें उनके बारे में नहीं पता होता है। तो हिंदी वाला अगर कोई समझ में नहीं आए तो एक बार फिर आप इंग्लिश वाला जरूर देख लें। तो यहाँ पर जो कि उभय शिक्षक शिक्षार्थी कृते सब विकास आए। प्रतिपुष्टि क्या हुआ है, उभय शिक्षक शिक्षार्थी कृते सब विकास आए। मातॄणाम पितॄणाम कृते तेषां बालानां गृहकरणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थम शिक्षार्थीनां कृते अधिकम विकास आए। शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकास आए। तो प्रतिपुष्टि क्या है, और प्रतिपुष्टि का जो संबंध है ऑप्शन ए में रहेगा। तो ये उभय शिक्षार्थी कृते सब विकास आए। तो प्रतिपुष्टि क्या है इसके बारे में जो हम यहाँ पर जान लेते हैं। प्रतिपुष्टि को जो अनेक वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वस्थ छात्रस्य शिक्षकस्य विकास है इसके रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि प्रतिपुष्टि के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के द्वारा सब विकास कार्य किया जाता है। प्रतिपुष्टि को छात्र शिक्षक संतुष्टि से भी कुछ किंचित कर लिया जाता है। तो प्रतिपुष्टि जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद है प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितुम अधस्तरेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। प्रारंभिक स्तर में पठनम शिक्षितुम, प्रारंभिक स्तर में पढ़ना जो है उसकी शिक्षित करने के लिए इनमें से किसकी उपादेयता अधिक मानी गई है। पुस्तकों की, प्रकृत वस्तुओं की, बोधपटानाम या द्विपश्चार्य रेखाचित्रनाम, फ्लिप चार्ट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर किन की इसमें मानी गई है। निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में प्रारंभिक स्तर को पढ़ाने हेतु। और ये जो फ्लैश कार्ड जो होते हैं इनकी उपादेयता, तो क्या है इसमें ऑप्शन सी वाला है, बोधपठनम फ्लैश कार्ड। तो इसके बारे में जांच लेते हैं कि क्या कहा गया है कि निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में प्रारंभिक स्तर को पढ़ाने हेतु शिक्षक को बोधपठनम फ्लैश कार्ड की उपादेयता अधिक रखनी चाहिए तथा शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर ही करना चाहिए। फ्लैश कार्ड एक पठन सामग्री मानी गई है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसमें माना गया है, फ्लैश कार्ड। उसके बाद आता है बालानाम पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरण किम अस्ति। आदि चरण इनमें कौन सा है बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए। नव साक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। और इनमें जो मानी गई है जो ऑप्शन डी वाली है। तो बालानाम पठनस्य लेखनस्य च विकासाय आद्यम चरणम यह उद्गामी साक्षरता। तो इसके बारे में जो आप जान लेते हैं कि ये होती क्या है। तो बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभिक जो चरण है वो उद्गामी साक्षरता मानी गई है। और उद्गामी साक्षरता का जो अर्थ है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ में ही छात्र हृदय मंचर पर निकलने वाली शिक्षा कि बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास के लिए प्रारंभ का चरण उद्गामी साक्षरता माना गया है। उद्गामी साक्षरता का अर्थ है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ में ही छात्र हृदय मंचर पर निकलने वाली शिक्षा। उसके बाद है शिक्षिका सब कक्षायाः बालान युगलेषु भजति। शिक्षिका क्या है अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों में बांटती है। तान युगलान सब पुस्तिका नाम विनिमय कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूचयति।
एवं सा किम कर्तुम इच्छति, कि शिक्षिका जो है अपने कक्षा के जो बालक उनको जोड़ों में बांटती है और उनको जोड़ों में बांटकर अपने अपनी पुस्तकों में विनिमय करके निर्देश अनुसार संशोधन करने की सूचना देती है। तो वो यहाँ पर क्या करने की इच्छा कर रही है या किसकी ओर इशारा कर रही है? समकक्ष मूल्यांकनम, सामूहिक मूल्यांकनम, संशोधनम या स्वयं मूल्यांकनम। तो यहाँ पर ये इनमें से किन का उदाहरण है? और ये जो उदाहरण है यहाँ पर समकक्ष मूल्यांकन का उदाहरण इनमें माना गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार कोई शिक्षिका या अध्यापिका अपनी कक्षा के बालकों को जोड़ों में बांटती है और उन युगलों को स्वयं उन्हीं की किताबों में दिए गए क्या है, उन युगलों को स्वयं उन्हीं की किताबों को प्रदान करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों को त्रुटि संशोधन करने के लिए कहती है, तो इस प्रकार के शिक्षिका का कार्य समकक्षीय मूल्यांकन कहा गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें ऑप्शन ए वाला हो जाएगा समकक्षीय मूल्यांकन। उसके बाद है मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। तो मूल्यांकन के समय में इनमें से किस विषय में शिक्षक का ध्यान होना चाहिए? धारा प्रवाही वक्तृभिः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेखैः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्यत् छात्राणां विकासैः सह तुलना या एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्वस्थित्या सह तुलना। तो मूल्यांकन के समय में किस विषय में शिक्षक का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए जब मूल्यांकन किया जाता है? और मूल्यांकन का जो इनमें संबंध है तो ऑप्शन डी से इसमें माना गया है। एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्वस्थिति सह तुलना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मूल्यांकन के समय पर शिक्षक का आवश्यक ध्यान आकर्षण एक छात्र के विकास और उसके पूर्व स्थित कार्य की तत्क्षण तुलना करना, अर्थात कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान को अंकित करेगा, तभी एकांकीय मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली प्रतिपूर्ण भी होगी और साथ ही साथ मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन का तात्पर्य यही है कि मूल्य का अंकन करना, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन क्या है कि बच्चों ने कितना याद किया है, क्या उनमें कमी है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन करना, जैसे ये बाद में जो आपके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। उसके बाद है पठन समय अध्यस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। पढ़ने के समय में इनमें से किसका सबसे अधिक ज़्यादा महत्व है? उच्च स्वर से पढ़ाना, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, पाठ का जो अर्थ है उसको जानना, पाठस्य प्रत्येक शब्दस्य पठनम, पाठ का जो प्रत्येक शब्द है उसको पढ़ना, और धारा प्रवाहीन पठनम, यह धारा प्रवाह के साथ पढ़ना। तो पढ़ने के समय में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या होता है? और इसका जो है ऑप्शन बी वाला इसमें माना गया है, पाठ के साथ उनके अर्थ जो होता है उनको भी जानना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो पठन पाठन के समय सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। तो इस प्रकार से जो ये बी वाला हो जाएगा कि पठन पाठन के समय सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि कुछ पाठ का भली भांति बोध होना, न कि उच्च स्वर में पढ़ना, पाठ के प्रत्येक शब्द का धारा में पढ़ना, धारा प्रवाह में पढ़ना। तो इस प्रकार से जो बी वाला इसका माना गया है कि पाठ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है बालानां पत्रिकातः कस्यचित् कथाया पठनम नाम। बालानां पत्रिकातः कस्यचित् कथाया पठनम, बालकों के द्वारा पत्रिका से पढ़ना, किस प्रकार का पढ़ना है? सिंह अवलोकनम, सूक्ष्म अवलोकनम, गहन अध्ययनम या विस्तृत अध्ययनम। तो इनमें से किसे माना गया है? और पत्रिका से, और इसका संबंध है ऑप्शन डी में। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग जिसको माना गया है विस्तृत अध्ययनम। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रश्नतः बालकों के पत्रिका अध्ययन अंतर्गत किसी कक्षा को पढ़ने का कार्य है, उन बालकों का विस्तृत अध्यापन कहलाएगा। बिल्कुल
प्रश्न से भी स्पष्ट है कि छात्रों के द्वारा यदि किसी भी पत्रिका का संदर्भ कहानी उद्देश्य पाठ पढ़ा जाता है तब उसका यह कार्य पाठ को विस्तृत अध्ययन कहलाएगा। तो विस्तृत अध्ययन से जो इसका संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादक कौशलम। संभाषणम लेखनम च, श्रवणम पठनम च, पठनम लेखनम च या श्रवणम संभाषणम च। तो उत्पादक कौशल है। उत्पादक कौशल इनमें से कौन से वाला है? और उत्पादक कौशल का संबंध है ऑप्शन ए में संभाषणम और लेखनम। इसके बारे में जान लेते हैं। उत्पादन कौशल वह कौशल है जिसके अंतर्गत संभाषण और लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। संभाषण और लेखन उत्पादन कौशल के आधार स्तंभ है। दोनों ही शब्द उत्पादन एवं शब्द लेख ज्ञान का उत्पादन करके छात्र कौशल विकास को उत्सर्जित एवं पुष्टि करते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने भी कहा है कि उत्पादन कौशल संभाषण एवं लेखन के विकास से पालित पोषित कौशल है। तो ये जो यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद है शिक्षिका केनापि शब्देन बिना छात्रे सह संप्रेषणम करोति एवं सह उपयोगम करोति। शिक्षिका किसी भी शब्द के बिना छात्रों से संप्रेषण करती है। तो वो किसका उपयोग कर रही है? शाब्दिक संप्रेषण का, मौखिक का, शब्देतर संप्रेषण का या लिखित संप्रेषण का। तो शिक्षिका किसी भी शब्द के बिना छात्रों से अगर बातचीत करती है, संप्रेषण करती है, तो इसे माना गया है शब्देतर संप्रेषण। अब इसके बारे में जान लेते हैं। शब्देतर, शब्द इतर, ये जब इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पर भी संधि है गुण संधि वाली, तो शब्द इतर है। शब्द इतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका छात्रों के साथ संप्रेषण वाक्य का आदान प्रदान करती है और इसका शिक्षण कार्य के समय कक्षा में उपयोग भी करती है। शब्द इतर संप्रेषण का मतलब है शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण। इतर मतलब अलग, यह दूसरा। तो शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण, जिसे हमें व्यवहारिक ज्ञान भी कह सकते हैं। और संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ है भलीभांति या अच्छी तरह से किया गया परस्पर शिक्षण, छात्रवाक कार्य। संप्रेषण में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम उपसर्ग है यहाँ पर जो अच्छे का वाचक है। तो अगर शिक्षिका यहाँ पर बच्चों से बातचीत करती है बिना बोले, तो वो शब्दों के अतिरिक्त और दूसरी संप्रेषण का प्रयोग यहाँ पर कर रही है। उसके बाद है यहाँ पर सिंहस्य विषय एकाम कथाम पठित्वा शिक्षिका छात्रा निर्दिष्टि। सिंह जहाँ इसके विषय में एक कथा को पढ़ाकर, अब ये पठित्वा आया है यहाँ पर पढ़दत्व, इसमें कथवा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सिंह के विषय में एक कथा को पढ़ाकर शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती है। भवान स्वयं अरण्य सिंह अस्ति, आप स्वयं ही जंगल में शेर है। इति मनसी विचार्य कथाम श्रवति। इति इस प्रकार मन में विचार करके कथा को सुनाती है। इति मनसी विचार्य, इस प्रकार मन में विचार करके कथा को श्राव्यति सुनाती है। इति एवं सा किम विकसितम प्रयत्न करोति। अब वह यहाँ पर क्या करने का प्रयास कर रही है? एक कथा सुनाती है और फिर शेर की जगह पर स्वयं को रखने को कहती है। तो ये किसका उदाहरण है? सृजनात्मक चिंतन क्षमता का, रूपांतरण अनुवाद का, पठन कौशल लेखन कौशल का, या प्रारूप लेखन और पुनः लेखनम का। तो किसका उदाहरण है ये? तो बच्चों के अंदर जो सृजनात्मक जो चिंतन है उसका विकास यहाँ पर ये किया जा रहा है। तो सृजनात्मक चिंतन क्षमता जो यहाँ पर इसमें मानी गई है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सिंह मतलब जो शेर है, इनके विषय में एक कथा कहानी को पढ़ाती हुई एक शिक्षिका छात्रों को निर्देश देती हुई कहती है कि जंगल में शेर है, सिंह है, ऐसा मन में विचार करके आप लोग कथा को सुने। इस प्रकार शिक्षिका छात्रों के सृजनात्मक और चिंतन क्षमता के विकास का प्रयत्न कर रही है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सृजनात्मक जो है इसका प्रयोग हो रहा है, सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी जो उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है भाषा अधिगम अधिग्रहणियों, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्सक्यूशन, मध्य का भेद है। तो भाषा अधिगम और अधिग्रहण में क्या भेद है?
उभय अधिगम अधिग्रहण साहजिक है, प्रयासजन्य है। अधिगम प्रयासजन्य है और अधिग्रहण साहजिकम है। अधिग्रहण प्रयासजन्यम और अधिगम है साहजिक है। तो भाषा अधिगम जो है इनके मध्य में कौन सा भेद है, और यही जो आपने बताना है। और भाषा अधिगम ग्रहण के मध्य में जो यहाँ पर भेद है, जो ऑप्शन सी वाला है। अधिगम है प्रयासजन्य है, अधिग्रहणम साहजिकम। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण दोनों के बीच कुछ भेद है। भाषा अधिगम प्रयास का जनक कहलाती है तथा भाषा अधिग्रहण सहजता स्वाभाविकता की जनक कहलाती है। भाषा अधिगम भाषा का मूल अध्ययन ज्ञान है तथा भाषा अधिग्रहण भाषा का पारिवारिक परिवेश से संबंधित सहज ज्ञान है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि भाषा अधिगम छात्र के लिए भाषा जनक भाव है तो भाषा अधिग्रहण भाषा का जन्य भाव है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर सी जो है उसको माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषा अध्ययन स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन होना चाहिए। मातृभाषा और प्रांतीय भाषा, हिंदी राजकीय या सह राजकीय भाषा में। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो भाषण है आसान क्वेश्चन भी है और आपको पता भी होगा, तो ऑप्शन ए वाला है। तो सबसे पहले क्या, जो मातृभाषा होती है या फिर वहाँ की जो प्रांतीय भाषा है उसमें ही पढ़ने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या हो जल्दी सीखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रारंभिक स्तर कविता है प्रयोजनमस्ति। प्रारंभिक जो स्तर है इसमें कविता का प्रयोजन है। विभिन्न भाषा कौशला नाम ऊपरी अधिकार प्राप्ति। विभिन्न भाषा कौशलों के ऊपर अधिकार प्राप्ति। प्राथमिक छात्रेभ्य अलंकार पाठनम। प्राथमिक छात्र जो उनके द्वारा अलंकार पाठन। शब्दावली ज्ञान विस्तार या कविता या संगीतस्य तालस्य प्रयासस्य आनंद अनुभूति ही। तो प्राथमिक स्तर पर जो कविता का प्रयोजन इनमें से कौन सा है, और इनमें जो है ऑप्शन डी वाला इसमें रहेगा, कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रयासस्य च आनंद अनुभूति ही। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रारंभिक स्तर पर कविता का जो प्रयोजन या उद्देश्य है, कविता के संगीत अर्थात गान, ताल और अनुप्रास आदि के आनंद की अनुभूति से होता है। कविता काव्य का ही सूक्ष्म अंगी कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि कविता को पढ़ते समय पद्यों के लय, ताल, तुक, यति, गति का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर इसमें माना गया है। कविता जो है वो सुर में इस प्रकार से बताई जानी चाहिए कि बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ते हुए आनंद आए। तो इस प्रकार के जो थे ये पेडागोजी के क्वेश्चन थे। और अब जो यहाँ पर एक गद्यांश आ जाता है और इसमें से फिर अब आपने क्वेश्चन फिल करने हैं। तो ये गद्यांश है और एग्ज़ाम में गद्यांश भी जरूर आते हैं। तो गद्यांश जो होते हैं समय भी खराब करते हैं और क्वेश्चन भी जो यहाँ पर 100% सही होते हैं अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो एक बार में ही जो गद्यांश है उसको आपने पूरा पढ़ लेना है, ताकि बार बार आपको पढ़ने की जरूरत न रहे, क्योंकि समय भी एग्ज़ाम में बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हम आपको इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है कि दो स्त्री होती है, उनमें से पहले तो दोनों में प्रेम होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक पुत्र के कारण ज़्यादा झगड़ने लग जाती हैं कि यह पुत्र मेरा है, और दोनों में जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर वे क्या है राजा के पास जाते हैं, या कह सकते हैं न्यायालय में जाते हैं। फिर दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। तो वहाँ पर जो जज जो है या न्याय करने वाले न्यायाधीश, उनकी समझ में कुछ नहीं आता है कि कौन से का पुत्र है। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर वे कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमें इसके बारे में पता नहीं लगा है, अब हम ऐसा करते हैं ये जो पुत्र है इसको आधा आधा करके बांट देते हैं। तब उनमें से जो एक स्त्री होती है वो भूमि पर गिर जाती है, और जब वो बाद में जब उसको होश आता है तब वह कहती है कि आप जो ये पुत्र है इसी को दे दो, इसको जा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तब राजा जो न्यायाधीश है उनको एकदम से पता लग जाता है कि इसकी जो वास्तविक माँ है वो कौन है, क्योंकि एक जो रियल माँ होती है वह कभी भी अपने पुत्र को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो वो कह देते हैं कि भाई ये तो इसी का ही लड़का है। तो स्टोरी के बारे में भी आपको पता लग चुका होगा। तो अब जो इसके बारे में देख लेते हैं और क्या कहा गया है, फिर इसके बारे में जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे।
तो पूरा किस्मिन स्थाने द्वयो नार्यो वस्तः सम। तो प्राचीन समय में या पहले एक स्थान पर दो नारियाँ जो थी स्त्रियाँ वो रहती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वे आया है, दो क्यों, ये द्वे क्यों है, ये स्त्रीलिंग में बनता है तो इसी कारण से आया, क्योंकि एग्जाम में ये भी शब्द रूप भी आ जाते हैं कई बार एक वचन द्विवचन वाले कि ये पुल्लिंग में है स्त्रीलिंग में है। तो नारी जो है स्त्रीलिंग है तो इसी कारण से द्वे है। तयोः परस्परम महती प्रीति ही, उनके आपस में बहुत मित्रता थी या दोनों आपस में बहुत प्यार करती थी। कालांतरे तयोः मध्य एकस्य पुत्र से विषयभान कलह जायत, और समय के साथ साथ उन दोनों के बीच में एक पुत्र को लेकर बहुत झगड़ा हो जाता है। अजायत मतलब उत्पन्न हो जाता है। सरला अयम मम पुत्र है इति सैक्रोधम उद्घोषति। तो उसमें एक का नाम सरला था, एक था ये विमला, एक का सरला था, एक का विमला था। तो पहले सरला कहती है कि अयम मम पुत्र है इति सैक्रोधम उद्घोषति। तो सरला कहती है कि यह मेरा पुत्र है और क्रोध के साथ वो जोर से कहती है कि यह मेरा पुत्र है। उसके बाद विमला न अयम तव, कि यह तुम्हारा नहीं है, अपितु अयम मम पुत्र है इति तारसवेण प्रतिवदति। कि विमला सरला कहते हैं कि वह जोर से कहती है कि यह क्रोध में कि यह मेरा पुत्र है, लेकिन विमला कहती है कि यह तुम्हारा नहीं है बल्कि यह तो मेरा पुत्र है। वह भी बहुत ज़ोर से बोलती है। एक बार ये तारसवेण अगर आपको याद होगा तो शायद हरियाणा में स्टेट का एग्ज़ाम था, उसमें जो है कि शब्द आया हुआ था तारस्वर। तारस्वर का मतलब क्या होता है। तो ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में कहीं का भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है। जरूरी नहीं आपका सीटेट का ही एग्ज़ाम है या कोई अन्य राज्य का एग्ज़ाम है। तो क्वेश्चन जो होते हैं, जो एग्जामिनर जो होते हैं, एग्ज़ाम लेने वाले भी ऐसे करते हैं, एक दूसरे राज्य का जो क्वेश्चन पेपर वो उठा लेते हैं कहीं से भी कहीं का और उसको जा दे देते हैं बदल कर एक दूसरे राज्य में। तो तारस्वर्ण जो है यहाँ पर इसका जो मतलब है बहुत ज़ोर से ही लिया गया है, बहुत ज़ोर से प्रतिवत्ति कहती है। इत्थम च कर्मेण तयोः कलह चरमावस्था में कहता है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो चरमावस्था को प्राप्त कर जाता है। अथ विवादे प्रकाष्ठाम गते द्वे अपि न्यायालयम गतवत्यो। अथ विवादे, इसके बाद का जो पराकाष्ठा पर जाने के बाद या मतलब चरमावस्था पर जाने के बाद में दोनों क्या है न्यायालय में चल जाती है। गतवत्यो मतलब दो हैं तो न्यायालय में चल जाती हैं, द्वे अपि दोनों ही। तयोः वकीलो स्वपक्षम न्यायाधीश समक्षम सप्रमाणम प्रस्तुतवन्तो। उन दोनों के जो वकील हैं, तो वकीलों क्योंकि दो स्त्रियाँ थी तो दो वकील होंगे दोनों के अलग अलग। तो तयोः वकीलो स्वपक्षम न्यायाधीश समक्षम सप्रमाणम प्रस्तुतवन्तो। तो उन दोनों के वकील उन्होंने अपने अपने पक्ष में न्यायाधीश के सामने जो प्रमाण हो वो प्रस्तुत किए या प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश है उभयमपि पक्षम समम अश्रुत पूर्वकम च ज्ञात्वा किंकर्तव्यूढ़ समझाता है। तो न्यायाधीश जो उन दोनों के ही पक्ष को सुनकर और अश्रुपूर्वक उनको देखकर तो ये क्या करते हुए मूढ़ हो जाते हैं कि मतलब उनका सही निर्णय करने में क्या हमें सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। सह प्रारंभ कथित, वह शुरू में ही कहते हैं। सर्वप्रथम अयं बालक कया सह अधिकाम प्रसन्नाम अनुभवति इति ज्ञातव्यम। तो वह प्रारंभ में कहते हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले यह जो लड़का है किसके साथ अधिक प्रसन्नता का अनुभव करेगा इति ज्ञातव्यम। इस प्रकार आपके द्वारा जाना जाना चाहिए कि भाई ये जौन से के साथ ये लड़का खुश होगा तो वही इसकी माता होगी। उसके बाद है सह तो उभयभ्याम सह प्रसन्न दृश्यते इति ज्ञात्वा न्यायाधीश निर्णय तुम न समर्थ है बहुत। वह तो उन दोनों के साथ ही खुश था, खुश दिखाई दे रहा था, यही जानकर जो न्यायाधीश है वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुए। अयम वस्तुतः कस्य पुत्र है कि यह वास्तव में पुत्र किनका है। ज्ञात्वा यहाँ पर भी कत्व प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अधिकम सूक्ष्म विचिंत्य, बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाकर या बहुत ही सूक्ष्म रूप से सोचकर। वी उपसर्ग पूर्वक चिंत और लय प्रत्यय। अधिकम सूक्ष्म विचिंत्य, बहुत ही सूक्ष्म रूप में सोचकर न्यायाधीश अवदत्त, न्यायाधीश जो थे उन्होंने बोला यत मया उभय पक्ष श्रुत है कि मेरे द्वारा तुम दोनों का जो पक्ष है वो सुना गया। सांप्रतम निर्णय सावधानतया सुनवंतु, अब जो निर्णय है वह सावधान पूर्वक सुनो। सुनवंतु जाए लोट लकार जा उसमें बना है। बालकम प्रति भवत्यो समान स्नेहमयी च प्रीति ही, लड़के के प्रति आप दोनों का ही स्नेह और प्रेम दोनों का समान है, इसलिए अतः
इमं बालकं विभज्य अर्धम अर्धम स्वीकृतम, इसलिए इस बालक को बांटकर आधा आधा ले लो या इस प्रकार स्वीकार करो। इमं निर्णयं श्रुत्वा विकल्प प्रश्न अभवत्, यह सुनकर, इस प्रकार के निर्णय को सुनकर इनमें से जो एक जो विमला जो थी वो प्रसन्न हो जाती है। सरला तो मूर्छिता, ये विमला होगी यहाँ पर। यह सुनकर विमला प्रसन्न हो जाती है और सरला तो मूर्छिता सती तत्क्षण भूमि अपतत, और सरला तो उसी समय मूर्छित होकर तत्क्षण एवं उसी समय भूमि पर अपतत गिर जाती है। ये लग लकार जो उसमें बना है, भूमि पर गिर जाती है। सा नाना विधि उपचारे अर्ध घंटा अनंतरम चेतना लब्धवती, वह अनेक प्रकार की विधियों के उपचार के द्वारा अर्ध घंटा अनंतरम, आधे घंटे के बाद जो वो मूर्छा से होश में आती है या चेतना को प्राप्त करती है। ततः सा करौ प्रसार्य बहु विहिला, वह अपने हाथों को फैलाकर और बहुविहिला असुर धारा भी रुदती न्यायाधीशम प्रार्थित, और बहुत ज़्यादा जो विहिल होकर, मतलब जो रोने के बाद जो हो जाते हैं बेहोश वगैरह से, इस प्रकार से असुर धारा भी रुदती, आंसुओं की जो धारा उसको बहाती हुई रोती हुई न्यायाधीश से प्रार्थना करती हैं। मान्य है कि हे मान्यवर, मोहनस्य रोमांस छेदनम अपि मम प्राण छेदनम स्मम अति दुष्कर्म भविष्यति, कि मोहन जो है इसके प्रत्येक रोम का जो अंश है वो छेदन भी मेरे प्राण छेदन के समान है। मतलब उस मोहन जो उसको थोड़ा सा भी कष्ट होना मुझे ही कष्ट होने के समान है। इति दुष्कर्म भविष्यति, इस प्रकार यह कठिन होगा। तो भुवनतमस्य बालकस्य अहम जीवन याचे है। तो यहाँ पर जो ये प्रार्थना करती है कि मान्य है या सम्माननीय मान्यवर, कि मोहन का जो रोम छेदन है, यह मतलब थोड़ा सा भी कष्ट होना वो मुझे ही कष्ट देने के समान है। इति दुष्कर्म भविष्यति, और यह मेरे लिए बहुत कष्ट साध्य होगा या मेरे लिए बहुत ही दुखदायी होगा। भुवनतम अस्य बालकस्य अहम जीवनम याचते, और आपसे मैं इस बालक के जीवन को मांगती हूँ। दियतम इम बालकम विमलाए, और दियता मतलब दे दो, इम बालकम इस बालक को, विमलाई विमला के लिए, ये चतुर्थी में बना है कि इस बालक को विमला के लिए दे दो। यसे कसेवा इत्यत्र न मध्य क्वापि दुराग्रह है, और मैं यसे कसेवा इत्यत्र, जैसे कैसे भी मैं, यसे कसेवा इत्यत्र न मध्य को अपि दुराग्रह है। तो यसे कसेवा इत्यत्र न मध्य को अपि दुराग्रह है, जिससे जो है जिसके प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है। किंतु यह बालका एवं स्वस्थ है सुखी चिरायु चाभवे तथैव बोध भी कर्तव्य है, किंतु जिससे जो यह बालक सुखी स्वस्थ सुखी और दीर्घ जो जीवन है उसको प्राप्त करे, इस प्रकार जाप के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये गद्यांश है। उसके बाद है क्षणेन मौनम त्यक्त्वा न्यायाधीश सब निर्णय अघोषित। क्षणेन उसी क्षण मौनम त्यक्त्वा, मौन को छोड़कर, मौन क्या चुपचाप होना, जैसे न्यायाधीश उनकी बात को सुन रहे थे, तो उस मौनपन जो था या उस चुप्पी को छोड़कर न्यायाधीश अपने निर्णय को सुनाते हैं या इसकी घोषणा करते हैं। वस्तुतः सरला है ममतव स्वाभाविकम, वस्तुतः वास्तविक रूप से जो सरला है इसका जो ममतव है, पुत्र के प्रति जो प्यार है वो स्वाभाविक है। तस्य मूर्छा से नैसर्गिक ही, और इनकी जो मूर्छा है वह भी स्वाभाविक है। अतः सरला एवं मोहनस्य माता इति एव अस्य वादस्य निर्णय है, इसलिए सरला ही इस मोहन की माता है, इति एव अस्य वादस्य निर्णय है, और यही इस झगड़े का निर्णय है। विमला है पक्ष न विचार योग्य है, विमला का जो पक्ष है वो विचार करने के योग्य नहीं है। एवं न्यायाधीशस्य बुद्धि वैभवेन सरला से पुत्र पुनः प्राप्य बहु प्रसन्न अभवत्। इस प्रकार न्यायाधीश जो थे उनकी बुद्धि वैभव से
जो सरला जो है वो अपने पुत्र को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार के न्यायाधीश के ज्ञान और वैभव से सरला ने अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया और वह प्रसन्न हो जाती है। तो इस प्रकार का ये गद्यांश आया है। आपको सारी स्टोरी जो इसमें समझ आ गई होगी कि किस प्रकार का विवाद था, किस लिए ये विवाद झगड़ा हुआ था। अब जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नारीति पदस्य पर्यायः भवति। नारी जो है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो गद्यांश आपने पढ़ लिया। अब अगर आपने ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लेते हैं, दोबारा आपको गद्यांश पर जाने की जरूरत नहीं है। तो नारी का पर्यायवाची है जो आप आसानी से बता दोगे, पंच है, जम्बू का, महिला या पुरुष है। तो कौन सा? ऑप्शन डी वाला है। तो महिला इसका पर्यायवाची समानार्थक कह सकते हैं। तो नारी इसका जो शाब्दिक अर्थ स्त्री होता है और नारी का पर्यायवाची शब्द महिला है। न अरिहि सा नारी, न्याय तत्पुरुष समास है जिसका कोई शत्रु न हो, क्योंकि अत्तर नारी है। तो पूजनते और मानते तत्तर देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो ऐसे समर्थ है जो विपरीत परिस्थिति में भी न्याय देगी वही महिला। उसके बाद गद्यांश में उच्च सवरेण इति पदस्य कृते का शब्द प्रयुक्त है। यहाँ पर हमने जो गद्यांश पढ़ा था इसमें एक शब्द आया था उच्च स्वरेण। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर तार स्वर्ण, चौरेण, मंद स्वरेण या सैन्य। तो ये था तार स्वरेण। तो उच्च स्वर्ण पद के लिए तार स्वर्ण जो इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तार स्वर्ण का अर्थ उच्च स्वर से ही होता है। और व्याकरण शब्द दोनों तृतीय भक्ति में बने हैं, तृतीय एक वचन में, जैसे रामायण होता है। उसके बाद है सरला विमलेह मध्य कस्मिन् विषय कलह जायत। सरला और विमला जो थी इनके बीच में किस कारण से झगड़ा होता है? किस कारण से झगड़ा उत्पन्न हुआ था? पुत्र, वस्त्र, चित्तर या रोटिका के विषय में। तो उनमें पुत्र को लेकर झगड़ा हुआ था, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो सरला और विमला इस गद्य के दो पात्र हैं। दोनों एक ही स्थान में निवास करने वाली स्त्री थी। दोनों में एक बार झगड़ा हो गया। झगड़े का कारण था पुत्र, और पुत्र के विषय में दोनों में झगड़ा हो गया। तो कालांतरे तय मध्य कस्य पुत्र से विषय कलह अजायत। उसके बाद है विवाद से निर्णय ते कुत्तर गतवत्य हो। झगड़ा जो हुआ था उसका निर्णय करने के लिए कहाँ पर गई थी? गतवत्य मतलब ये दोनों कहाँ पर गई थी? सभवनम, आपणम, नदी तीरम या न्यायालयम। तो कहाँ पर गई थी वो? न्यायालय में गई थी, कोर्ट में। उसके बाद है बालकम विभज्य अर्धम अर्धम स्वीकृतम इति कहावदत। बालक को बांटकर आधा आधा कर लो, इस प्रकार का जो निर्णय जो था वो दिया गया था। इति कहावदत, ये किसने कहा था? सरला ने, द्वारपाल ने, विमला ने या फिर न्यायाधीश ने? तो जो जज थे न्यायाधीश, उनके द्वारा ही ये कहा गया था। उसके बाद है अहमस्य बालकस्य जीवनम याचते, कि मैं इस बालक के जो जीवन है उसको मांगती हूँ। इति कहावदत, ये किसने कहा था? कपोत है, न्यायाधीश हैं, काका या सरला? तो सरला और विमला दो थी। तो ये बात किसने कही थी? जो सरला जो थी उनके द्वारा ये कही गई थी कि अहमस्य बालकस्य जीवनम याचे है, कि मैं इस बालक जो है इसके जीवन को मांगती हूँ और आप जो है इस पुत्र को विमला को दे दो, क्योंकि उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसे कोई कष्ट होता है तो वो जो है मुझे ही होगा। उसके बाद है अनुच्छेदस्मिन् दीर्घायु इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पर इसे जो गद्यांश था इसमें एक दीर्घायु शब्द आया था। इसका किन के लिए प्रयोग हुआ है? इसका अर्थ दूसरा क्या है? चिरायु, अल्पायु, गोमायु या वृक्षायु। तो ये होता है चिरायु का मतलब लंबी उम्र के लिए या दीर्घ आयु। तो दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि दोनों ही दूसरे के पर्यायवाचक है। दोनों के पद जो आशीर्वाद प्रयोगार्थक है, दोनों पदों का एक ही अर्थ होता है, लंबी उम्र। उसके बाद न्यायाधीशस्य निर्णयेन सरला कस्य वास्तविक माता। न्यायाधीश जो थी उनके निर्णय से सरला किसकी वास्तविक माता थी? सुकर्ण की, मोहन की, सुयोधन की या द्वारपाल की? तो ये गद्यांश था। इसमें एक नाम आया था मोहन का, कि मोहन को देखते हैं कि किसके पास खुशी खुशी रहेगा। तो ये था, इसका नाम था मोहन। अतः सरले मोहन से माता अस्यवादस्य निर्णय है। उसके बाद है बहुप्रसन्न पदस्य विलोम पदम भवति। बहुप्रसन्न का विलोम क्या होगा? विपरीतार्थक, उल्टा अर्थ। बहुदुखी, बहुभाषणी या बहुसुखी?
तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की यहाँ पर क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।